प्यारे भैया बहन, अब हम आगे बढ़ते हैं कराधान टैक्स, ठीक है, या आयकर परिचय। भारत सरकार जन कल्याण के लिए बहुत से काम करती है, जैसे कि सड़कें बिछाना, सड़कें बनाना, ठीक है, रेल लाइन बिछाना, स्कूल बनाना आदि बहुत सारे कामों के लिए उनको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए उसे धन की आवश्यकता पड़ती है और ये सरकार जो है इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए धन जो है प्राप्त करने के लिए आयकर, सेवा कर, बिक्री कर आदि के रूप में वह जनता पर कर लगाती है और जनता पर कर लगाकर वह आय प्राप्त करती है। ठीक है, भारत सरकार को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होने वाली कुल आय का एक बड़ा हिस्सा आयकर से प्राप्त राशि से होती है। सरकार आयकर प्राप्त करने के लिए आयकर की न्यूनतम सीमा तय करती है। इस सीमा से अधिक आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों या उद्योगों को आयकर देना होता है, लेकिन न्यूनतम सीमा से कम आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों या उद्योगों को आयकर नहीं देना पड़ता है। आय के विभिन्न स्तरों के लिए सरकार द्वारा आयकर की दरें तय की जाती है। ठीक है, और कुछ विशेष श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों, कंपनियों या उद्योगों को आयकर में छूट मिलती है। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लेंगे। और यहाँ तक सरकार जो है इस आयकर पर उपकर लगाती है, ठीक है, शिक्षा उपकर लगाती है। इस प्रकार से इसका गणना होता है। भारत सरकार द्वारा गठित आयकर विभाग आयकरदाताओं से आयकर प्राप्त करता है। ठीक है, अब समस्या ये होती है कि आयकरदाताओं की पहचान कैसे होती है। तो आयकरदाताओं की पहचान के लिए आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संख्या दी जाती है, जिसे स्थायी खाता संख्या, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर कहते हैं। ठीक है, आपके माता पिता का बना होगा पैन नंबर। इसका फुल फॉर्म है, पैन का फुल फॉर्म होता है, परीक्षा में आता है परमानेंट अकाउंट नंबर अथवा अस्थायी खाता संख्या, टेम्पररी अकाउंट नंबर या टेन कहते हैं। ठीक है, बैंकों में खाता खोलने के लिए पैन की अनिवार्यता किया गया है, ताकि आयकर विभाग को आयकर धारकों के आय की जानकारी मिलती रहे। ठीक है, अब आयकर की गणना के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में पुरुषों के लिए आयु सीमा अनुसार आयकर दरें थी 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, 2 से 5 लाख तक 10%, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर के लिए 30%। महिलाओं के लिए 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% और 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर के लिए 30%। वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं उनको कहते हैं वरिष्ठ नागरिक कहते हैं। उनके लिए 2.5 लाख, 2.5 लाख तक कोई कर नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% और 5 से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर के लिए 30% की आयकर दर तय किया गया था। इसी प्रकार अलग अलग दिया गया है, आप लोग बुक में पढ़ लेंगे। 2014-15 के लिए नियम दिया गया है, रैंक दिया गया है, और 15-16 के लिए ये रैंक दिया गया है। वर्तमान में शिक्षा उपकर देय आयकर का 2% एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर 1% है। सब मिला के शिक्षा उपकर 3% लिया जाता है। यदि कर योग्य आय 10 लाख से ऊपर अधिक हो तो देय आयकर में 10% अधिभार भी देना पड़ता है। ये सब परीक्षा में खाली स्थान में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसको आपको याद रखना है। आयकर में छूट भी मिलती है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के अंतर्गत जमा की गई धनराशि पर आयकर की छूट भी मिलती है। यह अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है, जो सकल आय से घटा दी जाती है, तो शेष आयकर पर आयकर की गणना की जाती है। अब आयकर में छूट जीवन बीमा पॉलिसी, यूलिप में जमा वार्षिक किस्त, सामान्य भविष्य निधि, वार्षिक जमा योजना, गृह ऋण, होम लोन, मूलधन जमा वार्षिक, बच्चों को देय शिक्षण शुल्क, सावधि जमा खाता, समूह बीमा, परिवार कल्याण में जमा वार्षिक अंशदान आदि में गवर्नमेंट जो है आयकर में छूट देती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उदाहरण 1
कि आयकर की गणना कैसे की जाती है। इस सवाल को ध्यान से देखिए। प्रश्न है, एक कर्मचारी की वित्तीय वर्ष 2008-9 में आय जो है 4,28,000 रुपये थी। उसने 2,500 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में तथा 25,000 रुपये अर्धवार्षिकी जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम में जमा किया। उसने 30,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा तथा 25,000 रुपये का एक चैरिटेबल ट्रस्ट में दान किया। कर्मचारी द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम माह में चुकाई गई आयकर की धनराशि ज्ञात कीजिए। आयकर की धारा 80C के अंतर्गत सामान्य भविष्य निधि, जीवन बीमा प्रीमियम, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि में जमा के कुल 1,00,000 रुपये तक आयकर से छूट है। ट्रस्ट में दान की राशि का 50% आयकर में छूट है, धारा 80G के अंतर्गत। तो इस प्रकार से सवाल कैसे हल हुआ है एक बार देखिए। यहाँ पर हमको आयकर का रेंज दिया हुआ है। 1.5 लाख तक कोई कर नहीं है, 1.5 लाख से 3 लाख तक 10% और 3 लाख से 5 लाख तक 20% है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आयकर का 3% शिक्षा अधिभार लगाया जाएगा। तो दिया गया है कर्मचारी की कुल आय 4,28,000 रुपये है। ट्रस्ट में दान की गई राशि 25,000 का 50%, मतलब इसको हम आधा किए हैं, ये कट जाएगा और इसे गुना करेंगे 50 से तो 12,500 रुपये आएगा। ठीक है, ये ऐसे होगा, देख लीजिए कैसे होगा। ये 250 को गुना किए हैं 50 से, तो गुना करने पर इतना आएगा, 12,500 रुपये आएगा। ठीक है, 25 पंचे 125 और 2 शून्य का 2 शून्य, मतलब 12,500 रुपये आएगा। तो कर में छूट राशि कितना हो जाएगा, 12,500 रुपये। अब शेष आय, अब 4,28,000 में इसको हटाएंगे 12,500 को, तो हमको प्राप्त होगा 4,15,500 रुपये। ठीक है। अब आयकर की धारा 80C के अंतर्गत जमा कुल राशि सामान्य भविष्य निधि, ठीक है, सामान्य भविष्य निधि ये दिया है 2,500। अब ये हर महीना जमा होता है, इसलिए 12 से गुना किया है। 12 से गुना क्यों किया गया है, क्योंकि ये हर महीने जमा की जाती है और एक वर्ष में होता है 12 माह, आपको मालूम है। ठीक है, एक वर्ष बराबर 12 माह। ठीक है, इसलिए 2,500 को 12 से गुना किया गया है। ये सामान्य भविष्य निधि है, कर्मचारियों का कटता है ये पैसा और बाद में मिलता है। जीवन बीमा प्रीमियम, ये अर्धवार्षिकी था, प्रश्न दिया है अर्धवार्षिकी, इसलिए इसको 2 से गुना किया गया है। 25,000 रुपये अर्धवार्षिकी, मतलब साल में 2 बार जमा करते हैं, इसलिए इसको 2 से गुना किया गया है। और राष्ट्रीय बचत पत्र जो है 30,000 रुपये का है, प्रश्न में दिया है। ठीक है, अब ये गुना हो के 30,000 हो जाएगा, ये गुना हो के ये 12 से गुना हुआ है और 30,000 हो गया है, ये 50,000 हो गया है और ये 30,000 रुपये है। तो 30,000, 50,000 और 30,000 जुड़कर ये हो गया है 1,10,000 रुपये हो गया है, जो 1 लाख से अधिक है। ठीक है, तो कर में छूट 1 लाख रुपये, तो कर योग्य आय 4,15,500 में घटाएंगे 1 लाख रुपये, तो हमको प्राप्त होगा 3,15,500 रुपये प्राप्त होगा। ये कर योग्य आय है। ठीक है, यहाँ पर एक बार और देख लीजिए। समान भविष्य निधि को गुना किए हैं 12 से, क्योंकि साल में 12 माह होते हैं, इसलिए हमको प्राप्त हुआ 30,000। 25,000 रुपये 2 से गुना किए हैं अर्धवार्षिक, इसलिए ये 50,000 हो जाएगा। और ये 30,000 दिया हुआ है, सबको जोड़े तो हमको इतना प्राप्त हुआ है, जो 1 लाख से अधिक है। इसलिए कर योग्य आय 4,15,000। हाँ, तो हम आगे बता रहे हैं कि कर योग्य आय जो है 3,15,500 रुपये है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर दिया है, पहला 15,000, ये 1.5 लाख तक कोई कर नहीं, तो पहला आ जाएगा, पहला जो है तक कोई कर नहीं, 0%, कोई कर नहीं, नो टैक्स, कोई कर नहीं। ठीक है, दूसरा है 1.5 लाख से 3 लाख,
तक 10%। तो हमारा जो राशि है कर योग्य आय है वह 3,15,500 रुपये है। तो कर योग्य आय जो है इस रैंक से ऊपर है, इसलिए ये इसमें घटेगा 3 लाख में, इसलिए 3 लाख में ये 1.5 लाख घटेगा तो हमको प्राप्त होगा 1.5 लाख प्राप्त होगा। इसका हम निकालेंगे 10%। ये तो हमको प्राप्त होगा 15,000 प्राप्त होगा। तो ये 15,000, ये 15,000 कैसे आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये 15,000 प्राप्त हुआ है। अब तीसरा रैंक है, ठीक है, तीसरा रैंक दिया है 3 लाख से 5 लाख तक। ठीक है, तो हमारा जो कर योग्य आय है 3,15,500 रुपये है। ये जो अमाउंट है तीसरे रैंक में बीच में फिट हो रहा है। ठीक है, पहले रैंक में शून्य था, शून्य कर दिए। दूसरे रैंक में क्या है, ये इस रैंक से ऊपर राशि थी, इसलिए हमने इसको इसमें घटाया और 10% निकाले हैं। ये इसको इसमें घटा के 10% निकाले हैं तो 15,000 आया। ठीक है, अब जो हमारा कर योग्य आय है वह 3,15,500 रुपये है। ये जो राशि है इस तीसरे रैंक में फिट हो रहा है, इसलिए ये 3 लाख रुपए जो है यह 3,15,500 में घटेगा और हम उसका निकालेंगे 20%। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तीसरा रैंक दिया है 3 लाख, 3 लाख से 5 लाख तक 20%। ठीक है, तो ये 5 लाख है। अब हमारा कर योग्य जो आय है वह 3,15,500 है। तो ये 3 लाख जो है इसमें घटेगा, 3 लाख। ठीक है, 3,15,500 में ये 3 लाख घटेगा और इसका निकालेंगे 20%। तो हमको प्राप्त होगा 15,500 प्राप्त होगा। इसका निकालेंगे 20%। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसको हम 2 से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा, हमको 3,100 रुपये प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 3,100 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमको 3,100 रुपये प्राप्त हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 3,100 रुपये लिखा गया है, ये गलत दिया गया है। ये 1,55,000 रुपये है, सॉरी 15,500 रुपये है। ठीक है, ये 15,500 रुपये का 20%। ठीक है, तो ये क्या है, 15,500 है, गलत छपा है पुस्तक में। ये 15,500 का 20% है। तो मैंने निकाला हूँ यहाँ पर, ये इस प्रकार से 15,500 आया है, इसका 20% निकाले हैं तो हमको 3,100 रुपये प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अब इसको 0 को, 15,000 को और 3,100 को जोड़े हैं तो तीनों को जोड़ने पर हमको मिला है 18,100 रुपये प्राप्त हुआ है। अब शिक्षा अधिभार 3% है, तो 18,100 का 3% निकाले हैं, 18,100 का 3% निकाले हैं। ठीक है, 1 2 शून्य कट गया, तो गुना किए हैं तो 3 एकम 3 और 18 54, 543 रुपये प्राप्त हुए हैं। ये 543 और कुल दे आयकर 18,100 रुपये और शिक्षा अधिभार को जोड़े हैं तो दोनों मिलके हमको प्राप्त हुआ है 18,643 रुपये प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से सवाल बनेगा।